हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं MA 2024 का प्राइवेट का पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जिसका टॉपिक है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया और इसका कोड है G471 न्यू। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजनीति बहुलवाद के अनुसार राज्य की राजनीति में प्राथमिक अभिनेता कौन है। तो राज्य की राजनीति में प्राथमिक अभिनेता जो है वो है अभिजात वर्ग, मतलब पॉलिटिकल एलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की राजनीति के संदर्भ में संघवाद शब्द का क्या अर्थ है। संघवाद शब्द का अर्थ होता है केंद्र और क्षेत्रीय सरकार को भी शक्तियों का बंटवारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की राजनीति के संदर्भ में सरकार की एकात्मक प्रणाली की विशेषता क्या है। हमारे यहाँ जो सरकार की एकात्मक प्रणाली की विशेषता है वो है कमज़ोर क्षेत्रीय सरकारों के साथ मजबूत केंद्र। जब केंद्र मजबूत होती है, केंद्र में गवर्नमेंट मजबूत होती है, तो उसे एकात्मक प्रणाली कहते हैं। हमारे यहाँ अर्ध संघात्मक प्रणाली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की राजनीति में सरकार के संसदीय रूप की एक विशेषता है। वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्यकारी और विधायी शाखाओं का संलयन। नेक्स्ट, राज्य की राजनीति में न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य क्या है। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है उसका प्राथमिक कार्य है विवादों का अधिनिर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की राजनीति के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण इस पर केंद्रित है, मतलब किस पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति और समूहों के राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यवहार पर। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, राज्य की राजनीति के लिए कौन सा दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार को आकार देने में विचारों, प्रतीकों और संस्कृति की भूमिका पर जोर देता है। तो ये है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की राजनीति में किस वर्तमान प्रवृत्ति में शासन और नागरिक जुड़ाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। तो जिसमें हम नागरिकों को और शासन को जोड़ने की बात कर रहे हैं वो है ई गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर सी। राज्य की राजनीति पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है। ऑप्शन नंबर सी, बढ़ा हुआ संचार और लामबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के वर्षों में पर्यावरण में मुद्दों से संबंधित भारत में राज्य की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती क्या रही है। सबसे बड़ी चुनौती इस समय रही है पानी की कमी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजनीति में एक वर्तमान प्रवृत्ति है जो हाशिए के समूह के सशक्तिकरण पर जोर देती है। तो वो है सोशल जस्टिस। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वर्तमान राजनीति को आकार देने में पहचान की राजनीति क्या भूमिका निभाती है। तो सामाजिक पहचान के आधार पर लामबंदी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय इसका एक उदाहरण है। तो वो है क्षेत्रवाद। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जो उदय होता है वो क्षेत्रवाद के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण में वृद्धि की थी। तो वो की थी 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, और इसके तहत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए चुनावी सीमाओं को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया के लिए एक शब्द है परिसीमन। तो हम जानते हैं परिसीमन आयोग का गठन होता है जो चुनावी सीमाओं को फिर से तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय प्रणाली में राज्य सरकार का प्रमुख किसे माना जाता है। तो संसदीय प्रणाली में राज्य सरकार का जो प्रमुख है वो है गवर्नर। तो राज्य सरकार के प्रमुख पूछा है इसलिए गवर्नर। ऑप्शन नंबर डी। और केंद्र का पूछा होता तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके साथ जुड़ी है। तो पंचायती राज व्यवस्था जुड़ी है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सुशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन का क्या महत्व है। तो इसने स्थानीय सुशासन को सशक्त बना दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। भारत को चुनाव आयोग चुनाव कराता है और चुनाव आचार संहिता लागू करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून का क्या महत्व है। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदलने से हतोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ताकि वो जल्दी जल्दी अपना दल परिवर्तन ना करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है, स्पेशली अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 371, जो संविधान के भाग 21 में है। इसमें ए से लेकर जे तक सब आर्टिकल्स हैं और टोटल 12 स्टेट्स हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मिजोरम, गोवा और आंध्र प्रदेश, इस तरह से 12 स्टेट्स हैं। तो आर्टिकल 371। अच्छा, आर्टिकल 370 में क्या था? आई थिंक ये सभी को याद होगा। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में संसद के उच्च सदन का क्या नाम है? तो जो संसद है उसके उच्च सदन का नाम है राज्यसभा, और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। भारत में राज्य विधानसभा का प्रमुख कौन है? राज्य विधानसभा का प्रमुख हैं विधानसभा के अध्यक्ष। विधानसभा के प्रमुख पूछे तो विधानसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो हम जानते हैं 5 वर्ष का होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। किसी राज्य में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? वो है 25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में निचले सदन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए बी। निम्न सदन पूछा है तो जाहिर सी बात है वो विधानसभा ही होगा, लेकिन जो CCSU यूनिवर्सिटी है उसने इसका आंसर दिया है आंसर शीट में, आंसर की में ऑप्शन नंबर डी दिया है, जो हम जानते हैं गलत है। इसका आंसर विधानसभा ही होना चाहिए, तो और लेकिन आंसर की में तो टी दिया है, तो आई थिंक इसका आंसर बी है, बी ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के कार्यकारिणी के प्रमुख होते हैं गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? मंत्रिपरिषद का गठन होता है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। तो जितने भी मंत्री होते हैं उनको नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? तो नाम मात्र के जो अधिकारी हैं वो है गवर्नर, और वास्तविक अधिकारी जो है, कार्यकारी अधिकारी जो है वो है मुख्यमंत्री जी। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसी राज्य में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं अध्यक्ष, मतलब प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट को जो हिंदी मीनिंग अध्यक्ष दिया है, पर राष्ट्रपति है। तो जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो एक बार ध्यान से हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ ले अच्छे से, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है इसके चक्कर में। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 62 वर्ष की उम्र तक। वो 62 ईयर्स की एज तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये एज कितनी है? 65 ईयर्स। भारत के किसी राज्य में प्राथमिक विधायी निकाय कौन सा है? वो है विधानसभा। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में उच्च सदन को क्या कहा जाता है? अब हमने पीछे क्वेश्चन देखा था ना, तो उसके हिसाब से उन्होंने उच्च सदन का आंसर विधान परिषद दिया था, और इसका आंसर उन्होंने विधान परिषद ही दिया है। तो राज्य में उच्च सदन हम जानते हैं विधान परिषद है, और निम्न सदन विधानसभा है। किसी राज्य में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है? ये किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर सी। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की क्या शक्ति है? तो वो है रिट क्षेत्राधिकार। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन से पहले उत्तर प्रदेश पर किस वंश ने शासन किया था? तो हम जानते हैं ब्रिटिश से पहले मुगल थे। सबसे पहले हम जानते हैं ईसा पूर्व 200-300 में मौर्य थे, फिर ईस्वी में गुप्त आए, उसके बाद चौल आए, लेकिन जो यूपी में शासन कर रहे थे अंग्रेजों से पहले वो थे मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की किस घटना का उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है? तो वो है, ये देखिए इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो गलत है, सामने खड़ा होना। सिपाही म्यूटिनिटी है, मतलब सिपाही विद्रोह जो हुआ था, तो ट्रांसलेशन गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तराखंड को शामिल करने के साथ यूपी को उसके वर्तमान स्वरूप में किस वर्ष पुनर्गठित किया गया है? तो ये है 2000 में, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को गन्ने के महत्वपूर्ण उत्पादन के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जिसमें मथुरा और सहारनपुर इस तरह के डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, यूपी का कौन सा शहर अपने रेशम उद्योग के कारण सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो मुझे पता है इसका आंसर आपके दिमाग में वाराणसी होगा सिल्क साड़ी के लिए, और मैंने भी इसका आंसर वाराणसी लगाया था, लेकिन इसका आंसर है भदोही। भदोही को हम सिल्क सिटी कहते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की। 1960 के दशक में हरित क्रांति ने यूपी के किस क्षेत्र में कृषि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है? तो जो यूपी का तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र उसने कृषि को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, यूपी के पश्चिमी भाग में कौन सी नदी एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है? पश्चिमी भाग की बात की जा रही है तो वो है यमुना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यूपी में अवध के किस सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के साथ अपने ऐतिहासिक जुड़ाव के लिए जाना जाता है? तो वो है कथक के लिए। हम जानते हैं यूपी का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भी कथक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो यूपी की प्रशासनिक राजधानी है लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के किस शहर में प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ताज महोत्सव ताजमहल से रिलेट करके आप देख सकते हैं, ये है आगरा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। दोआब शब्द यूपी के किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को संदर्भित करता है? तो दोआब का क्षेत्र जो है गंगा यमुना के बीच में है। ये गंगा नदी है और यहाँ से यमुना नदी आ रही है, तो इसका बीच का क्षेत्र जो है इसी को हम दोआब कहते हैं। यूपी किस वर्ष में अलग राज्य बना है? तो देखिए, मैंने जहाँ तक पढ़ा था मुझे अच्छे से याद है, यूपी 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत जिसका नाम था उसको यूपी मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का नाम दिया गया है। तो इसका आंसर 1950 होना चाहिए, लेकिन आंसर के हिसाब से इसका आंसर 1956 है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लखनऊ स्थानांतरित किए जाने से पहले यूपी की राजधानी के रूप में कौन सा शहर कार्य करता था? तो वो था आगरा। मुझे भी इसका आंसर इलाहाबाद ही लगा था, पर पता नहीं क्यों आंसर के हिसाब से इसका आंसर आगरा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 1990 के दशक में अयोध्या की किस ऐतिहासिक घटना का यूपी की राजनीति पर प्रभाव पड़ा है, गहरा प्रभाव पड़ा है? तो आई थिंक अयोध्या के नाम से आप समझ जाएंगे, बाबरी मस्जिद का है ये। ऑप्शन नंबर बी। इसका विवाद आज तक चल रहा है, अब तो शायद खत्म हो गया है। यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर और एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है कानपुर। 1960 के दशक में हरित क्रांति ने यूपी की कृषि को काफ़ी प्रभावित किया है। इस क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सी फसल थी? तो जो हरित क्रांति हुई है उसकी मुख्य फसल थी गेहूं और चावल, तो इसमें गेहूं महत्वपूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट है। मंडल आयोग की रिपोर्ट का यूपी की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इससे ओबीसी के लिए आरक्षण बना है, ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। यूपी से होकर बहने वाली कौन सी नदी पवित्र मानी जाती है और राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वो है गंगा नदी। अच्छा, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश तो आई थिंक सबको पता ही होगा ना। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। किस तरह की विशेषताएं हैं? तो बुंदेलखंड में ऐतिहासिक किले और महल। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो तराई क्षेत्र एक बहुत ही उपजाऊ मैदान है। पूर्वांचल क्षेत्र अपने लिए जाना जाता है, किस चीज के लिए? रेशम उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कुंभ मेले से जुड़ा है, जो दुनिया के सबसे धार्मिक समारोह में से एक है? तो वो है प्रयागराज, जिसको हम जानते हैं कि कुंभ मेला शुरू होने वाला है अगले महीने जनवरी 2025 से। राजनीतिक दलों के संदर्भ में कैडर शब्द का अर्थ क्या है? तो कैडर का मतलब होता है पार्टी के सदस्य। नेक्स्ट है, दो पत्ती का चुनाव चिन्ह किस राज्य पार्टी से जुड़ा है? तो दो पत्ती का चुनाव चिन्ह जुड़ा है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से, DMK से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। साइकिल का चुनाव चिन्ह भारत में किस राजनीतिक दल से जुड़ा है? आपने पक्का अखिलेश यादव को साइकिल चलाते हुए देखा होगा, तो वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी।
भारत में कौन सा पर्यावरण समूह सक्रिय रहा है जो संरक्षण और सतत विकास की वकालत कर रहा है? तो वो है ग्रीन पीस इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दबाव समूहों का एक उदाहरण है? तो ये है फिक्की, जो है वो व्यापार और उद्योग से संबंधित है। कौन सा समूह मुख्य रूप से भारत में मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों और हितों की वकालत करता है? तो वो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी। भारत में आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है अब, जो पहले 21 वर्ष थी। भारत अपने संसदीय चुनावों के लिए मुख्य रूप से किस चुनाव प्रणाली का उपयोग करता है? तो हम करते हैं फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट, अग्रता ही विजेता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय चुनावों में नोटा विकल्प का क्या महत्व है? नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब है कि सभी उम्मीदवारों में अविश्वास मत का संकेत है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। अभी इंदौर में हमने देखा था कि नोटा वोट सबसे ज़्यादा पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो सेकंड वोटर जो थे विजेता लिस्ट में जो थे बीजेपी के उम्मीदवार, उनको जिता दिया गया है। तो अगर जाके ये सवाल भी शायद उठेगा कि अगर किसी क्षेत्र में नोटा होता है, मतलब किसी को भी वोट नहीं मिलते हैं, तो क्या होगा? चुनाव के संदर्भ में ईवीएम क्या है? ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी। भारत में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 में इनके बारे में दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग सरकार के किस स्तर के लिए चुनाव आयोजित करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रीय और राज्य दोनों के लिए, जबकि जो पंचायतों से संबंधित चुनाव होते हैं, ग्राम के जो चुनाव होते हैं, वो कौन देखता है? वो देखता है राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग। भारत में लोकसभा कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। और राज्यसभा का कितना है? वैसे तो वो एक स्थायी अंग है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे तो 6 वर्ष कह सकते हैं। भारत में चुनावों के संचालन की देखरेख के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? तो निर्वाचन आयोग ही है, हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता क्या है? तो आदर्श आचार संहिता है चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नियमों का एक सेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा शुरू की थी? तो वो की थी राजस्थान ने, वो भी नागौर जिले से। हम जानते हैं 2 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू जी उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतम स्तर क्या है? तो यूपी में 3 स्तर हैं, हम जानते हैं। सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत, सबसे नीचे जो है निचले स्तर पर। सेकंड पे आता है क्षेत्र समिति, या इसको पंचायत समिति भी कह सकते हैं आप, पंचायत समिति। और जो सबसे थर्ड है और हाईएस्ट है वो है जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सदस्य कार्यकाल की अवधि क्या होती है? तो इसमें भी होती है 5 साल। पंचायतों का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आता है, तो आपको उसके अच्छे से पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। और कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं आते पंचायतों से संबंधित। यूपी में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है? वो है सरपंच। उत्तर प्रदेश में जिला परिषद का प्राथमिक कार्य क्या है? ग्रामीण विकास करना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के एक शहर ने नगर पालिका शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? नगर पालिका शासन के लिए कौन जिम्मेदार है? वो है नगर पालिका। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के महापौर का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का कार्यकारी प्रमुख, इसमें पूछा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड, एग्जीक्यूटिव हेड, तो वो होते हैं नगर निगम आयुक्त, म्यूनिसिपल कमिश्नर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। स्थानीय निकायों में हाशिए के समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो शब्द है आरक्षण। जब किसी भी समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो हम उनको आरक्षण देते हैं। हमने एक्चुअली गवर्नमेंट उनको आरक्षण देती है, संविधान में उनको आरक्षण दिया गया है। प्रौद्योगिकी किस प्रकार स्थानीय निकायों के कार्यक्रम में समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती है?
तो इससे सेवा वितरण में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट है, स्थानीय निकायों के कामकाज पर राजनीतिक हस्तक्षेप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या होता है? स्वायत्तता में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी, हैम्पर्स ऑटोनॉमी। भारतीय राज्यों में पहचान की राजनीति का प्राथमिक फोकस क्या है? वो है सांस्कृतिक विविधता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राज्यों में पहचान आधारित राजनीतिक आंदोलनों के लिए कौन सा कारक अक्सर आधार बनता है? तो वो है क्षेत्रीय पहचान। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय पहचान के आधार पर राजनीतिक आंदोलनों का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है क्षेत्रवाद। नेक्स्ट, कौन सा सामाजिक कारक अक्सर राज्यों में पहचान की राजनीति से टकराता है? तो वो है लिंग, जेंडर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर पर मेक इन इंडिया पहल का प्रमुख लक्ष्य क्या है? वो है आर्थिक विकास करना। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्यों में विकास के लिए अक्सर किस क्षेत्र को लक्षित किया जाता है? वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कार्यक्रम रोजगार और बुनियादी ढांचा प्रदान करके ग्रामीण विकास पर केंद्रित है? सिर्फ ग्रामीण विकास की बात की गई है, तो वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी, सतत शहरी विकास। स्थानीय सरकारों को राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? केंद्रीकरण का। ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की थी? तो वो है 73वां संविधान संशोधन। मेरे अनुसार नहीं है ये 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, और 74वां था नगरों के लिए। नगरों में नगर पालिका, नगर निगम की शुरुआत की गई थी। शहरी स्थानीय निकाय की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन में सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या महत्व है? जो सूचना का अधिकार दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी। और इस समय तो जीएसटी इतना बढ़ चुका है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है इंसान क्या करे। पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी लगने के लिए इतनी कंट्रोवर्सी हुई है इस समय। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अक्सर भारतीय राज्यों में पहचान की राजनीति में केंद्र बिंदु बन जाता है? तो वो है जाति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अलग तेलंगाना राज्य की मांग से अक्सर किस राजनीतिक नेता का हाथ जुड़ा रहता है? तो वो है के चंद्रशेखर राव जी। भारत के किस राज्य में गोरखलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण पहचान आधारित आंदोलन हुए हैं? तो वो हुए हैं पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पेपर देखेंगे। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।